नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी और आज देश विदेश में शुरुआत कर रहे हैं कुछ तस्वीरों से जिससे परेशान सबको होना चाहिए। ये यहां पर भी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। ये 4 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आपको बता रहा है कि दिल्ली की जो हवा है उसमें इस वक्त कितना जहर है। सुबह की कुछ तस्वीरें हैं जब हल्का हल्का स्मोक दिखाई पड़ रहा था। पटाखों के बाद जो ढेर लगा है, दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। और यहां पर लोधी कॉलोनी पर जो एयर सिस्टम मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसमें अभी क्या हालात हैं आपको बता रही है। AQI क्वालिटी 284 पर है, यानी कि पुअर क्वालिटी में इस वक्त पुअर क्वालिटी की हवा में आप सांस ले रहे हैं। दिल्ली में पाबंदी के बाद जिस तरीके से दिवाली पर जम के पटाखे छोड़े गए, सुप्रीम कोर्ट और पर्यावरण मंत्रालय प्रेमियों के तमाम जिस तरीके से जो बातें कही गई, उन सबको कल आतिशबाजी के जरिए लोगों ने हवा में उड़ा दिया। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली का प्रदूषण जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ गया है। दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दिल्ली टॉप पर पहुंच गई है। हालांकि पिछले 5 सालों के मुकाबले अगर आप देखें तो उसमें यह दिवाली कंपैरेटिवली, यानी कि 5 सालों के मुकाबले यह दिवाली फिर भी कम प्रदूषण वाली रही, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली की सांसों पर अभी भी खतरा जारी है। पाबंदी के बाद भी दिवाली की रात चलते रहे पटाखे। अगली सुबह हवा खराब होनी ही थी। सुबह दिल्ली का AQI 325 तक जा पहुंचा। हालांकि दोपहर होते होते इसमें खासी कमी आ गई। इसमें शक नहीं कि बीते वर्षों के मुकाबले इस बार हवा कम प्रदूषित रही। 2021 में दिवाली के अगले दिन AQI 462 था, तो 2020 में 435, 2019 में 367 और 2018 में 390 दर्ज किया गया था। इस साल का जो है जो एयर क्वालिटी रहा है वो सबसे बेहतर रहा है। ये जो है एकदम से करीब करीब आपने देखा करीब 50-60 AQI पॉइंट्स का इजाफा हुआ इन 2-3 दिनों में। लेकिन अगर हम अभी भी मिटिगेटिव कदम उठाएं और सब अपने अपने जो अपने कार्यकलापों में एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो हमारे वो होते हैं तरीके हैं उनको अपनाएं और ये जो हमने विशेष दिशा निर्देश दिए हैं उनका हम अब पालन करेंगे तो जरूर मुझे उम्मीद है कि इसमें बेहतरी तो होगी। इस साल लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं। पटाखे तो चले हैं, बच्चों ने चलाए हैं और कोई ऐसी महसूस नहीं हुआ कि पटाखों का जितना पहले दिवालियों पे होता था कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता था। थोड़े कम क्वांटिटी में पटाखे जले हैं। रहता हूँ मोती बाग साउथ दिल्ली में, बहुत पटाखे जले कि बैन होने के बाद जब मैं छत पे गया वो लगाने के लिए, मतलब दिए लगा रहा था, तो मैं बच्चों से कह रहा था मैं भाई फटाफट नीचे चलो कहीं ऊपर कुछ ना गिर जाए। रॉकेट चल रहे थे, फूट जड़ी, मतलब मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। नहीं तकलीफ हमारे इस इलाके में थी। अब दिवाली की रात की आतिशबाजी को लेकर दिल्ली सरकार आंकड़े जुटाएगी। क्योंकि जो टीमें आपने बनाई थी उन्होंने ग्राउंड स्तर पर क्या कार्रवाई की है? वो अभी उसकी रिपोर्ट अभी कंपाइल होकर नहीं आई है, जब आएगी तो आपको हम सबमिट करेंगे। मेरा कहना है कि हवा भी साथ दे, दिल्ली के लोग भी साथ दें, सब लोग मिलकर प्रयास करें। प्रदूषण कम होना चाहिए, लक्ष्य तो हमारा यही है। क्रेडिट की बात नहीं है, बात है कि प्रदूषण कम होना चाहिए। लेकिन अब भी दिल्ली और मुंबई दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। जिम्मेदारी सिर्फ सरकार संस्थाओं की नहीं, सबकी है। नीति बनती है, बनाई जाती है, पालन हो इसके लिए सख्ती भी बरती जाती है। पर जब जंग जहरीली हवा से हो तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। जिम्मेदार और जागरूक बनेंगे तो ये जंग जीती जा सकती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। चलिए, लेकिन एक तरफ प्रदूषण की मार थी, दूसरी तरफ कोरोना संकट के वजह से जो करीब 2 साल त्योहारों का सीजन मंदा रहा, उसमें इस वक्त आप थोड़े व्यापारी जो देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, चेहरों पे थोड़ी इनकी खुशी भी इस वजह से है क्योंकि इस बार सीजन में जो कमजोरी थी पिछले 2 साल की उसकी भरपाई होती दिखाई पड़ी। इस साल बाजारों में रौनक लौटी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस साल करीब त्योहारों के सीजन में 1.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। दिल्ली के मशहूर बंगाली मार्केट में बंगाली स्वीट्स नाम की दुकान चला रहे गिरीश अग्रवाल के कारोबार की मिठास
2 साल बाद लौटी है। कोरोना में लगभग बैठ चुका कारोबार फिर कुलांचे भर रहा है। मेरे साथ बंगाली स्वीट के मालिक गिरीश अग्रवाल हैं। गिरीश जी, 2 साल बहुत मुश्किल रहे आपके लिए, इस बार बिजनेस कितना वापस आया? लेकिन सब 2020 और 21 तो सभी के लिए मुश्किल रहा, लेकिन 2022 में जो है मैं समझता हूँ कि काफ़ी सुधार हुआ और लोग बाज़ार में निकले, लोगों के दिल से जो कोरोना का खौफ था वो निकल गया और लोगों ने हर त्यौहार मैं समझता हूँ बड़ी धूमधाम से मनाया और ये समझिए कि मैं समझता हूँ 80-85% बिजनेस वापस आ गया। त्योहारों के मौसम में दिल्ली के बाजार में कारोबार में बढ़ोतरी से व्यापारी खुश हैं। उनका बिजनेस धीरे धीरे वापस लौट रहा है और साथ ही 2020 और 2021 के दौरान कोरोना संकट की वजह से उन्हें बिजनेस में जो नुकसान हुआ था उस नुकसान की भरपाई भी हो रही है। त्योहारों के सीजन में कारोबार में सुधार का ये ट्रेंड पूरे देश में देखने को मिला है। व्यापारियों की संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं, नवरात्र के सीजन से ही कारोबार में जो सुधार का ट्रेंड शुरू हुआ वो दिवाली के दौरान और बेहतर हो गया। 2020-2021 में काफी नुकसान हुआ था कोरोना संकट की वजह से, इस बार क्या ट्रेंड्स हैं? 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। इसमें धनतेरस और दिवाली के दौरान भी बिक्री बढ़ी है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है इस 1.5 लाख करोड़? देखिए, धनतेरस की यदि बात करें तो ज्वेलरी और अन्य जो सामान है जो हम धनतेरस पर खरीदते हैं, लगभग पूरे देश में 45,000 करोड़ का व्यापार तो उन 2 दिनों के अंदर में हुआ। और क्योंकि ये लगातार त्योहार आ रहे हैं, अभी और त्योहार आने बाकी हैं, तो निश्चित रूप से 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार होगा और यदि यही ट्रेंड चलता है तो मुझे लगता है कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है पूरे सीजन में। कोरोना संकट से पहले 2019 में त्योहारों के सीजन में करीब 90,000 करोड़ का कारोबार हुआ था। दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। चलिए दिल्ली से आपको गुजरात के वडोदरा ले चलते हैं, जहां दिवाली की रात 2 गुटों के बीच में झड़प हुई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार भारी अमले लेकर पुलिस भी वहां पहुंची, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। जब पुलिस का अमला वहां पहुंचा तो उनके ऊपर भी पेट्रोल बम से हमला किया गया, उनके ऊपर बोतलें फेंकी गई और पत्थरबाजी की गई, जो कि कैमरे में कैद भी हुई है। अब ये घटना शहर के पानीगेट इलाके की है। इस घटना की सूचना मिलते ही बड़ा अमला लेकर जो आला अधिकारी हैं वडोदरा पुलिस के, वो स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश में इस इलाके में पहुंचे। वहां पर जिस तरीके से उनके ऊपर भी हमला हुआ वो भी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। और अब इस घटना के बाद पुलिस एक जबरदस्त बड़ा तलाशी अभियान चला रही है संदिग्धों को और अभियुक्तों को पकड़ने के लिए। મુસ્લિમ મેડિકલ પાસે જે પથ્થરમારીની ઘટના બની છે તેમાં પોલીસે તાત્કાલિક પહોંચીને કાર્યવાહી કરી છે। હાલમાં પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ કંટ્રોલમાં છે। જે પથ્થરમાર થયો છે કયા કારણે થયો છે એ બાબતે અમે સીસીટીવી ફૂટેજ અને જે આઈ વિટનેસીસ છે એમની પાસેથી અમે પૂરી માહિતી મેળવીને આ બાબતમાં સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। તમામ સીસીટીવી ફૂટેજને બધું ચેક કરીને સંપૂર્ણ તથ્યોની પૂરી ચકાસણી કરીને પૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। अब बात करते हैं अयोध्या के राम मंदिर की, जिसका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं। दिसंबर 2023 की इसकी डेडलाइन है। राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम जो है वो तेजी से जारी है। मंदिर निर्माण का करीब 50% काम जो है वो पूरा हो चुका है। ये दावा साइट पर काम कर रहे इंजीनियर्स कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौके पर पहुंचे। मौके का जो पूरा काम हो रहा है उसका उन्होंने जायजा भी लिया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। इस दौरे के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव ने एक बार फिर से यह दावा किया कि निर्माण की जो डेडलाइन है यानी कि दिसंबर 2023 तब तक पूरा काम हो जाएगा और अभी तक के कार्य की प्रगति से वो पूरी तरह से संतुष्ट है। हम इस वक्त अयोध्या में जो अंडर कंस्ट्रक्शन राम मंदिर है उसकी साइट पे हैं। 2 दिन पहले यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने इस एरिया का इंस्पेक्शन किया। उसके बाद जो ट्रस्ट राम मंदिर बना रही है उन्होंने हमें भी ये दिखाने के लिए आज बुलाया कि भाई कितना काम हो चुका है। जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जो डेडलाइन है या जो रेस है वो ये है कि दिसंबर 2023 तक ये मंदिर या इसका अंश कम से कम प्रेयर्स के लिए खुल जाए, डेवोटीज के लिए खुल जाए। ये पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में जैसा कि हम जानते हैं नेशनल इलेक्शन है, लेकिन पॉलिटिक्स से बियॉन्ड जहां जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनसे भी बात करना जरूरी है। सर अपना परिचय एक बार दे दें। मेरा नाम सुगौतो धर है।
मैं टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड पीएमसी जॉब देख रहा हूँ यहाँ पे। शौगतो दा, ये बताइएगा सबसे पहले तो थोड़ा सा, जब हम ये पत्थर वत्थर देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन आप इंजीनियर हैं, आपको ज्यादा आइडिया है। थोड़ा सा जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, ये जो पत्थर हम देख रहे हैं क्या है और कितना काम हुआ है। जो जिसके ऊपर खड़ा है ये हमारा ग्रेनाइट स्टोन का टॉप लेवल है। हमारा ग्रेनाइट स्टोन का ऑलमोस्ट 95% खत्म हो गया, 5% थोड़ा बहुत बचा है। और हमारा बंसी पहाड़पुर स्टोन जो देख रहा है, जिसमें कारुकार्य जो दिखाई दे रहा है, ये मेनली हमारा एक काम है। ये स्टोन का मेन ये क्या है, पूरा 0-0 लेवल से मिलाना है, तो ज्यादा फास्ट भी नहीं कर पाएगा, ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं, प्रोपोर्शनली चलते रहेगा, तो इसको एकदम फिनिश करना है। तो जैसा कि शौगतो जी बता रहे थे, अलग अलग हिस्से हैं, मैं थोड़ा सा और आपको दिखा दूं। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से प्रमोद श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ। सर, आप भी ये बता दीजिए कि ये जो पत्थर लगे हुए हैं ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, ये कहाँ लगेंगे? ये फर्स्ट फ्लोर पे लगाए जाएंगे। ये ग्राउंड फ्लोर, अभी जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये इस समय हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं। ठीक है। इसके ऊपर जब ये लगने शुरू होंगे तो ये पत्थर लगेंगे बंसी पहाड़पुर के, तो इसके बाद फिर मकराना के लगेंगे। इसको इस तरह से बना रहे हैं कि इससे 1000 साल तक ये मंदिर एज इट इज रहे, कोई भी भूकंप कितना भी रिएक्टर पे आ जाए तो कहीं से कोई क्षति ना हो। और आप लोगों के लिए मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है कि टाइम पे रहे काम, और क्या आप अभी संतुष्ट हैं जिस तरह से काम हो? हाँ, बहुत संतुष्ट हैं काम की प्रगति से। और आप अभी एक टावर भी दिखा रहे थे, आप बता रहे थे कि मतलब जिस तरह से आपने सोचा था उसी तरह से काम हो रहा है फिलहाल। थोड़ा सा अगर आप समझा पाए सर, क्या मतलब किस तरह काम अभी तक आगे बढ़ा है और कितना अभी बाकी है? और वही जमीन के नीचे 55 से 60 फीट एक कंक्रीट हो गई, उसे रॉक कह सकते हो। फिर उसके ऊपर 21 फीट ऊंची ग्रेनाइट पत्थरों की प्लिंथ हो गई, उसे कुर्सी कहेंगे। कुर्सी बनने के बाद ये पत्थर, मंदिर के पत्थर, कार्विंग किए हुए पत्थर इंस्टॉल होने शुरू हो गए। गर्भगृह के आसपास का 6 लेयर रखी गई हैं, तो इट इज ए वेरी गुड प्रोग्रेस, वेरी गुड प्रोग्रेस। जाहिर सी बात है कि क्या कहते हैं कि बिना पॉलिटिक्स के इस देश में, और खासकर जब अयोध्या जैसी जगह की बात है, काम नहीं चलता है। लेकिन फिलहाल वो यही कह रहे हैं कि उनका काम की प्रगति, उनके काम की प्रगति, उनके मंदिर की सही चल रही है। प्रमोद श्रीवास्तव और राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। चलिए, उत्तर प्रदेश से कुछ तस्वीरें आई और इन तस्वीरों ने कम से कम लोगों की संवेदनहीनता का एक बार फिर से सबूत दिया। काफ़ी परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं। ये जो आप इमेज इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं, इस वीडियो में आपको दिखाई पड़ेगा कि एक लड़की है जो इस सीसीटीवी फुटेज में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। उसके बाद एक संदेहास्पद स्थिति में ये लड़की गायब हो जाती है और फिर जब ये मिलती है बुरे हालात में, बुरी तरह से इसको चोट लगी हुई है, जख्मी हालात में मिलती है, उसके बाद जो होता है वो बिल्कुल हृदय विदारक है। लोग खड़े हुए हैं, ये मदद की गुहार लगा रही है नाबालिग लड़की, उसको चोट लगी हुई है, लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। इतनी संवेदनहीनता कन्नौज के से ये जो वीडियो आया है, ये आपको दिखाता है कि क्या हम लोगों को होता जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद तुरंत एक अधिकारी आपको दिखाई पड़ेंगे जो लड़की को उठाकर लेके जा रहे हैं अस्पताल में, उसको भर्ती कराया जाता है। ऑटो रिक्शा में बैठाकर पुलिस वाले उस लड़की को वहां से ले जाते हैं। ये वीडियो बहुत वायरल हो गया है। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस जांच जरूर कर रही है, लेकिन ये एक सवाल हम सब पर भी उठाती है कि क्या हम इतने संवेदनहीन हैं कि किसी की जान की कीमत हमारे लिए कुछ भी नहीं। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त। उसके बाद जब वापस आएंगे तो भारत में जो सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ा, आखिरी इस साल का सूर्य ग्रहण, लोगों की बड़ी मान्यताएं होती हैं इस पे, उसकी तस्वीरें आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। स्वागत है आपका। भारतीय मूल के ऋषि सुनाक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं और उनका जो ससुराल है बेंगलुरु, वहां पर खासी खुशी का माहौल है। उनके ससुर ने एक मैसेज में ऋषि सुनाक को बधाई भी दी और कहा कि वो ब्रिटेन के लिए अच्छा करेंगे। पर बेंगलुरु की जनता एक भारतीय मूल के व्यक्ति जो वहां पर प्रधानमंत्री बन गए हैं ब्रिटेन में, उसके बारे में क्या सोचती है, इस रिपोर्ट में देखिए।
ऋषि सुनक का बेंगलुरु में ससुराल है। ये बेंगलुरु के लोग ऋषि सुनक के बारे में क्या सोचते हैं? जब आपको पता चला कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, क्या रिएक्शन आपका? बहुत खुशी की बात है, हम खास करके कर्नाटक वासियों के लिए, कि हमारे यहाँ से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रही है, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। मैंने अब बोलने को क्या बोलूं सर, खुशी का ठिकाना नहीं है। बच्चों में, हम घर में वही सुबह बातें कर रहे थे, देखो आज हमारा एक भारतीय, हमारा भारतीय ब्रिटेन का एक सबसे बड़े पद पे बैठने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। और मैं उनके बारे में देखा भी हूँ, वीडियो काफी देखते रहता हूँ। इतने सादगी भरी जिंदगी, अकेले चलते हैं रोड पे, हर लोगों को हर तरीके से बात करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे व्यापारी हो, ठीक है ना। गाय की पूजा करना, अपनी संस्कृति को वो बहुत अच्छी तरह मेंटेन करके चले हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि हर भारतीय में होता है। अपनी संस्कृति के साथ वो चल रहे हैं। सादगी की भी बात इन्होंने कही। उनके जो ससुर हैं और जो सास है, सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति, वो भी सादगी के लिए जाने जाते हैं। सुधा मूर्ति जी के बारे में पूरा बेंगलोर और पूरा कर्नाटक का, इवन अपना इंडिया हिंदुस्तान में सब जानते हैं कि वो किस तरह से सादगी उनकी है, और उनकी धर्मपत्नी वहीं से है, तो उनको वो सब संस्कार वहाँ से भी मिले हैं। दूसरा, आज सनातन धर्म का बहुत परचम लहरा रहा है कि एक 7 समुंदर पार अपना एक भारतीय जाकर के वहाँ पर पीएम का सबसे बड़ा ओहदा है, जो काफी अच्छी मार्जिन से जीते हैं, तो सब लोगों के लिए बधाई के पात्र हैं। और हम सब उनको शुभकामनाएं देते हैं हर भारतीय की तरफ से कि जो आर्थिक संकट वहाँ पर जो इंग्लैंड में चल रहा है उसको भी वो बेड़ा पार लगाएंगे। जय सनातन, जय हिंदू धर्म। और एक चीज और उनका मैं मतलब काफी फॉलोअप करता हूँ उनका, तो जब भी संकट में आते हैं तो वो मतलब गीता के बारे में पढ़ के ही बोलते हैं कि मेरे को हर एक कंफ्यूजन या उसको अंदर से निकलने का एक सार है, वो अपने गीता के अंदर है, जो अपने सब भारतीयों को गर्व करने की बात है। सर, आपको क्यों गर्व हो रहा है? भारत मूल से जाकर वहाँ सीएम बन रहे हैं और अपनी संस्कृति को भी वो नहीं भूले हैं। हमें उन पे बहुत गर्व हो रहा है और मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। आदमी कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को नहीं भूले, वो सबसे बड़ी गर्व की बात है। कई लोगों ने यह भी कहा कि इसलिए भी उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि जब वो पहली बार सांसद बने तो उन्होंने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भगवत गीता की शपथ ली, और इसलिए भी सब लोग अपने आप को ऋषि सुनक के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। चलिए अब आप बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। आज साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण देश भर में देखा गया। तस्वीरें वहीं से हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। ये सूर्य ग्रहण जो है भारतीय समय के मुताबिक करीब दोपहर 2:29 से शुरू हुआ और भारत में सूर्य ग्रहण का प्रभाव शाम 4:29 से दिखना शुरू हुआ लोगों को। शाम 6:10 तक इसका असर रहा। भारत में सूर्य ग्रहण दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज समेत अलग अलग शहरों में देखने को मिला। अमृतसर में सबसे पहले भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ा। भारत में इसका समय लगभग 1 घंटा 40 मिनट का रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको दिखाई पड़ेंगे सूर्य ग्रहण के दर्शन करते हुए। चलिए आज के लिए देश प्रदेश में इतना ही। जुड़े रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।